नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं एक बहुत ही स्पेशल कंपनी के बारे में जो ऑलरेडी एक मल्टीबैगर बन चुका है। लेकिन उसके पहले ध्यान से इस चार्ट को देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है। अगर आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा ही पता होगा तो क्लियरली देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये आपका एक पहला बॉटम बना, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर दूसरा बॉटम और यहाँ पे भी हो रहा है। तो क्लियरली हमको डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ मिल रहा है। और जैसा कि आपने धमाल मूवी में देखा होगा कि एक बड़े से डब्ल्यू के नीचे बहुत सारा पैसा दबा हुआ है, ठीक वैसा ही मुझे लगता है कि इस डब्ल्यू के नीचे भी हमें बहुत सारा पैसा इनकम करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है बजाज फाइनेंस। देख सकते हैं काफी कॉस्टली प्राइस है इसका, मतलब 7,000 के ऊपर का इसका प्राइस है। बट हमको प्राइस को देख ट्रेड नहीं करना होता है, हमें देखना पड़ता है कि इसके कंपनी का फ्यूचर्स कैसा है, हमको टेक्निकली किस जगह पे मिल रहा है। तो ये मैंने मंथली चार्ट लगा रखा हुआ है, इसलिए इसको छोटा मोटा चार्ट मत समझिएगा। ये आपको, अगर मैं यहाँ से टाइम देखूँ तो लास्ट इसने ये हाई लगाया था 2021 में, सितंबर 2021 से अक्टूबर अभी 2024 आ गया है। यानी 2 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2 साल से एक्चुअली ज्यादा हो चुका है आपका। तो देख सकते हैं 2 साल में इसने अपना अच्छा खासा बेस बनाया, एक बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन इसने कर लिया। और इस कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट देगा तो टारगेट हमें बहुत ऊपर का मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे मिनिमम टारगेट निकालने का कि वो कितना होता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस ने हमको कितना अच्छा मल्टीपैगर रिटर्न दिया है। आप कहीं से ही पकड़ लीजिए, अगर यहाँ से करके देखिए 2014 से, तो 2014 से अगर मैं ये 2 साल को वेस्ट को भी मान लूँ तो हमको लगभग 48 टाइम्स करके दिया है। यानी 10 साल में इस स्टॉक ने हमारे पैसे को 48 गुना कर दिया है। यानी अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आज के टाइम पे वो 48 लाख बन चुके होते। तो ये कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करने का गलती भी मत कीजिएगा। अब अगर मैं इसी को वीकली चार्ट पे देखूं तो वीकली चार्ट में भी आपको बहुत अच्छा खासा पैटर्न दिखाई देगा। सेम देख सकते हैं, 2 साल का कंसोलिडेशन, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ से हमको स्टॉक ने एक अप ट्रेंड भी स्टार्ट करके दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ से बेस बना, ये आपका पहला एक स्विंग हाई बना, फिर एक लो बना, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना और फिर एक दूसरे हाई की तरफ फिलहाल ये बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका हायर हाइज बनना फॉर्म हो चुका है। ये आपका पहला हाई, ये दूसरा हाई और तीसरा हाई अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। तो ये वीकली चार्ट है, कंफर्मेशन का वेट करने का जरूरत नहीं होता, हमें बस ट्रेड ले लेना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे देगा। हम और भी पॉजिटिव फैक्टर्स देखेंगे, लेकिन पहले सिर्फ टेक्निकल देख लेते हैं। अब अगर मैं डेली चार्ट में दिखाने का ट्राई करूँ तो डेली चार्ट में भी आपको सेम चीज दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पहले एक डबल बॉटम बन चुका है, एक इधर पे था और दूसरा यहाँ पे था। अभी डबल बॉटम जब कंप्लीट हो गया है तो आपको काफी अच्छा खासा अपमूव मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डबल बॉटम के अलावा आपका राउंडिंग पैटर्न भी यहाँ बन रहा है, इसका राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं। राउंडिंग बॉटम बनने के बाद इसका जो रिट्रेसमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यानी राउंडिंग बॉटम कंप्लीट है, डबल बॉटम कंप्लीट है और कप एंड हैंडल पैटर्न भी हमारा कंप्लीट है। तो इन सब के बेसिस पे अगर हम टारगेट निकालने का ट्राई करें, मैं यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव टारगेट निकालने का ट्राई करूंगा कि हम लोग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि मिनिमम हमें कितना मिल सकता है। तो हमारा टारगेट निकल के आता है लगभग 10,000 के आसपास। अब यहाँ से अगर मैं टारगेट निकालने का ट्राई करूँ कि परसेंटेज में कितना आता है, तो परसेंटेज में लगभग हमको 30% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि मैं बहुत ही सेफ और बहुत ही बढ़िया मानता हूँ। अब देखते हैं कि फंडामेंटल्स इसको बैकअप देते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको टेक्निकल्स में दिख रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव है। बहुत अच्छा खासा हमको लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, डेली चार्ट्स में हमको बहुत अच्छा खासा पैटर्न मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जो एनालिस्ट है वो लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है बजाज फाइनेंस रिपोर्टेड ए 28% ईयर ऑन ईयर जंप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 3,551 करोड़। मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप हुआ है। आप देख सकते हैं कि साल दर साल अगर हम देखें तो 28% का जंप हमको मिला है। और ये हमको तब मिला जब पिछले साल आपने सुना होगा कि आरबीआई ने इनको नए ऑनलाइन लोन्स को देने पे इनके ऊपर पाबंदी लगा दिया था। मैंने यहाँ पे भी देखा है, मेरे आसपास जितने भी दोस्तों के पास बजाज फाइनेंस का कार्ड है उनके पास ऑनलाइन बाय करने का फैसिलिटी फिलहाल होल्ड पे रखा हुआ है। उनको अगर कुछ बाय करना है तो वहाँ पे एक लिखा हुआ आता है कि आपको ऑफलाइन बाय करना होगा। डिस्पाइट रफली 40% ऑफ इट्स लोन बुक कंप्राइजिंग ऑफ अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लेंडिंग्स, its asset quality was healthy. Its gross non-performing assets were 0.91% and net NPA was 0.31%। दोस्तों, NPA लेवल अगर 1% के नीचे होते हैं तो उसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानते हैं। और इतना बड़ा लोन बुक होने के बाद भी अगर एनपीए को 0.91% के नीचे रखा हुआ है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस अपने काम में नंबर 1 है और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। वहीं पे अगर हम इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, यानी टोटल जो लोन बुक देखे, तो वो 33% से ग्रो किया। सोचिए दोस्तों, आपका ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। और इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद भी 33% से ग्रो करना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में दिखाता है। और वहां से ग्रो करके ये 2.9 लाख करोड़ का बन चुका है, जो कि पहले 2.1 लाख करोड़ का था। तो हम देख रहे हैं कि कंपनी में बहुत अच्छा खासा फ्यूचर ग्रोथ भी हमें दिख रहा है। और जो आरबीआई ने जो इनके ऊपर जो लिमिटेशन लगाया था, बजाज फाइनेंस फेस्ड ए स्टम्बलिंग ब्लॉक इन नवंबर आफ्टर द आरबीआई डायरेक्टेड it to stop sanctions and disbursal of loans under its two lending products, e-com and Insta EMI कार्ड, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरे आसपास जितने भी दोस्तों के पास ईएमआई कार्ड है इंस्टा का, उनके यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि अभी आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो ऑफलाइन जाके खरीदना पड़ेगा। लेकिन उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, however analysts see only a limited impact on the company because the Insta EMI card based from less than 1% of its total disbursement।
Moreover, the company management has indicated a swift resolution of the compliance matter. तो धीरे धीरे ये सब मामूली बातें हैं, धीरे धीरे ये सब कुछ कंपनीज मैनेज कर लेते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ बाकी रेटिंग कंपनीज ने भी अपने बारे में बताया, तो ये सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमको यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया हुआ है, जो एनालिस्ट है वो लोग भी काफी पॉजिटिव है इसके बारे में। अब वहीं पे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब देख सकते हैं प्रमोटर के पास काफी अच्छा खासा होल्डिंग है, 55.86% के साथ अभी 54.78% पे काफी स्टेबल है। म्यूचुअल फंड्स का अगर देखें तो उन्होंने हल्का सा इंक्रीज किया है, 9.49% पे है, जो कि पहले कभी 8.72% हुआ करता था। अगर अदर डीआईएस का देखें तो उनका 3.44% से 4.22% बढ़ चुका है। एफआईएस का देखें तो वो लोग बहुत ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, 21% अभी इंक्रीज किया उन्होंने, तो ये भी काफी अच्छा खासा होल्डिंग है। वहीं पे रिटेलर्स का देखें तो उनके पास सिर्फ 11% हुआ करता था, अब वो घटते घटते 10% पे आ गया। तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास इसका स्टेक है, तो वो जल्दी अपना स्टेक को बेचते नहीं है। और हम देख भी सकते हैं कि पिछले 2 सालों से इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, एकदम वही फ्लैट खड़ा हुआ है, तो यहाँ से रिटर्न हमको काफी अच्छा खासा मिल सकता है। तो अब यहाँ पे अगर फाइनली मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, और अगर नीचे आता भी है तो ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, आपको 7300 के आसपास मिलना चाहिए। और टारगेट हम देख ही चुके हैं कि लगभग 10,000 तक का टारगेट हमें मिल सकता है, और वो टारगेट हमको लगभग 30% का रिटर्न बना के देगा। अभी टारगेट आने में अगर 1 साल भी लग जाता है तो बहुत ही बड़े रिटर्न है हमारे कैपिटल के ऊपर। और साथ ही अगर इतनी बड़ी कंपनी होकर भी अगर 33% ग्रो कर पा रही है, तो जो छोटे बैंक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो आईडीसी फर्स्ट बैंक है, वो भी काफी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। और उनकी मैनेजमेंट ये गाइडेंस भी देती है कि वो हर साल 25% से ग्रो करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो करेंगे। तो बजाज फाइनेंस के साथ साथ मैं आईडीसी फर्स्ट बैंक को भी होल्ड करता हूँ, और मुझे लगता है कि आईडीसी फर्स्ट बैंक भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमको दे सकता है। तो आप भी अगर आईडीसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप मुझे ये बताइए कि आपको बजाज फाइनेंस के बारे में क्या लगता है, आपको दोनों में से ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट का मौका किसमें लगता है, बजाज फाइनेंस में या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में टाइम टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।